प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का पारिक क्लासेज जोधपुर में स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति भारत की अवस्थिति से अभिप्राय यह है कि भारत की लोकेशन कहाँ स्थित है। अगर हम बात करें तो भारत अपने आप में एक ऐसा देश है जिसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि ये एक देश विशाल स्वरूप में फैला हुआ है। साथ ही यहाँ अगर हम कहें तो उसके दक्षिण में हिंद महासागर की स्थिति है और हिंद महासागर के ऊपर स्थित होने के कारण ये एक उपमहाद्वीप के रूप में कहलाता है। अब हम कहें कि भारत का जो नाम है, भारत किस आधार पर पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो विभिन्न भरत नाम के जो राजा हुए हैं, बड़े प्रतापी रहे हैं, उनके नाम से इनका नाम भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। साथ ही यह एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर के आधार पे ही हिंदुस्तान इसका नाम रखा गया। फिर बात आती है क्योंकि यहाँ पे एक नदी बहती है, सिंधु नदी, जिसे यूनानी लोग हिंदू नदी कहते थे क्योंकि वो सह को है के नाम से उच्चारण करते थे, इसीलिए सिंधु के पास वाला हिंदू यानी हिंदुस्तान नाम इसका रखा गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो अवस्थिति है, अक्षांशीय अवस्थिति यानी लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन कहाँ है। तो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय अवस्थिति, अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर अगर हम कहें तो भारत की अवस्थिति कहाँ है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य में ये जो रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो ये है 90 डिग्री तक का क्षेत्र और इधर ये 90 डिग्री दक्षिण साउथ। तो उत्तर का जो है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का है जो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। इस आधार पर यानी अक्षांशीय आधार पर भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और वहीं अगर हम कहें देशांतरीय स्थिति के आधार पर, देशांतरीय स्थिति यानी लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग नॉर्थ में है और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो ये हमारा पूरी पृथ्वी का ग्लोब का स्वरूप है। ये 0 डिग्री देशांतर। यहाँ इसके इस तरफ वाला भाग ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और यहाँ ये वाला भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो इस आधार पे भारत की स्थिति कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, न अक्षांशीय आधार पे पूछा जाए न देशांतरीय आधार पे, तो यहाँ जो इसकी स्थिति आएगी वो भारत की लोकेशन यहाँ आती है। इस आधार पे हम कहेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है, भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इसकी स्थिति है, ये गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। फिर इसके बाद में हम आगे अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। ये तो हुई इसकी स्थिति। फिर आती है यहाँ की जलवायु, यानी यहाँ क्लाइमेट कैसी है। जलवायु की अगर हम बात करें तो यहाँ जलवायु है मानसूनी जलवायु है। और यहाँ की जलवायु को मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और अगर हम देखें तो भारत की जो स्थिति है, भारत में 23.5 डिग्री रेखा इसके मध्य से गुजरती है भारत के लगभग। तो इस तरीके से यहाँ ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। यहाँ अगर हम कहें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध और ये वाला कहलाता है शीत कटिबंध। यानी ये शीतोष्ण, ये भी शीतोष्ण और ये शीत कटिबंध। ये वाला क्षेत्र कहलाएगा उष्ण कटिबंध क्योंकि यहाँ गर्मी अधिक रहती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती भूमध्य रेखा और उसके पास वाले क्षेत्रों में। तो भारत की जलवायु कैसी हो गई, उष्ण व शीतोष्ण, यानी यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण और शीतोष्ण युक्त है। दक्षिण भारत की जलवायु उष्ण जलवायु और उत्तरी भारत की शीतोष्ण जलवायु। फिर हम आगे बढ़े तो
अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भारत की अवस्थिति यानी किसी भी विश्व में अगर हम किसी भी देश को नक्शे पे समझना चाहें तो उसके लिए उसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसकी लोकेशन क्या है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति की अगर बात करें, मुख्य स्थलीय सीमा की शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी ये इसकी स्थिति। और यहाँ अगर हम कहें तो भारत का सबसे उत्तरतम भाग कहलाता है इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम भाग यानी सबसे निचला बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और इंदिरा पॉइंट की जो लोकेशन है 4 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, 4 डिग्री 4 मिनट पे। और यहाँ मुख्य जो इसकी स्थलीय सीमा शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। और देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, यानी जो इसकी लैटिट्यूड लोकेशंस है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और लॉन्गिट्यूड जो लोकेशंस है 68 डिग्री से 7 मिनट से स्टार्ट होके 97 डिग्री 25 वेस्ट लॉन्गिट्यूड। फिर उसके बाद में यहाँ अगर हम देखें तो भारत का जो क्षेत्र, ये जो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है, उत्तर से जो दक्षिण भारत की लंबाई दिखाई गई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। और यहाँ अगर कहें हम पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई तो वो आती है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बताई गई है। अगर हम कहें कि ये जो चौड़ाई है किलोमीटर, लेंथ कितनी है 3214 किलोमीटर्स, और इसकी जो विडनेस है, जो इसकी चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर्स। फिर उसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज आती है कि इसका क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,239 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल बताया गया है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ जो हमारी टाइम जोन है, यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, ये रेखा बताई गई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की समय रेखा है। और अगर कहें संपूर्ण विश्व का जो समय चलता है GST ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से, वो 0 डिग्री देशांतर के रूप में जानी जाती है। 0 डिग्री देशांतर से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे कैसा है? आगे है, 5.5 घंटे आगे चलता है हमारा समय, आगे है GST से, GST ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से, यानी 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे भारत का समय आगे चलता है। अब हम आगे बढ़े तो इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि दक्षिणतम बिंदु, जैसा कि हमने पढ़ा, इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है, यहाँ से शुरू होता है। और सबसे उत्तरतम इंदिरा कॉल है। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात आती है वो हमारे पड़ोसी देशों की। पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ जो हमारे पश्चिम में, यहाँ पड़ोसी देश कौन सा है? यहाँ पे पाकिस्तान पड़ोसी देश है। यहाँ हम ऊपर उठते हैं तो यहाँ है अफगानिस्तान, अभी ये POK के टच में आता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, बाकी ये इसकी सीमा हमारे भारत से टच होती है, अफगानिस्तान। फिर इधर हम बढ़े तो यहाँ चीन, ये वाला जो क्षेत्र है वो नेपाल, और ये वाला जो भाग है ये वाला भूटान। और इस तरफ अगर हम बात करें तो ये पूरा हमारा देश आता है म्यांमार, जिसे बर्मा के रूप में जाना जाता है। और यहाँ ये है बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और ये फिर पूर्वी पाकिस्तान से इनका आपस में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और 1971 के बाद में नए देश के रूप में बन गया। यहाँ हमारा ये पड़ोसी देश है श्रीलंका, और यहाँ पे मालदीव। और यहाँ जो हम कहें तो ये हमारे इस तरफ है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इस तरफ ये
लक्षद्वीप इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि भारत के ही हिस्से के रूप में है। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज ये बनती है कि ये जो जितने देश हैं, इन देश की सीमाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। सबसे छोटी सीमा जो है वो है अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर ओनली। और इसको किस नाम से जाना जाता है? ये सीमा कहलाती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड लाइन, जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में डिवाइडेशन करती है। 106 किलोमीटर ओनली इसकी लंबाई है। और सबसे ज्यादा अगर हम कहें इंटरनेशनल लाइन जिससे टच होती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो हमारी सीमा टच होती है वो 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर, ये हमारी इससे इंटरनेशनल डेट लाइन टच होती है और इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगी हुई है उस सीमा की आती है पाक के साथ जो है 3323 किलोमीटर, ये पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। और राजस्थान के साथ आती है 1070 किलोमीटर। और बाकी वाली सीमा गुजरात और पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से हमारी ये पाकिस्तान से टच होती है, जो उसकी टोटल लंबाई है 3323 किलोमीटर। और भारत और चीन की जो सीमा है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। फिर उसके बाद में आता है नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है 1057 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। उसके बाद आता है भूटान के साथ जो हमारी सीमा है वो है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। उसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार से जो हमारी सीमा है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। तो ये हुई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई, कौन कौन सा देश कितना किससे टच होता है। अब इसके बाद में प्रश्न बनता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण बनता है, वो है हमारी स्थलीय सीमा की। भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई हम अगले पेज पे ले लेते हैं। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा यानी ये जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। यानी भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताई गई है वो है 15,200 किलोमीटर। फिर आता है भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, यानी वह भूमि जो इंडिया से टच होती है उसकी टोटल लंबाई कितनी बताई गई है? उसकी टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर, यानी ये मुख्य भूमि से टच होती है। और यहाँ अगर प्रश्न ये आ जाता है द्वीपों सहित तटीय लंबाई, यानी जब हम अंडमान निकोबार द्वीप और इन सब को शामिल कर लें उसके बाद इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? उसके बाद जो इसकी लंबाई आ जाती है वो है 7516.6 किलोमीटर। और एक जो इम्पोर्टेंट और ये बनता है कि प्रश्न ये बनता है कि संपूर्ण सीमा यानी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? आसानी से याद हो सकती है। 15,200 किलोमीटर को 7,516.6 किलोमीटर से ऐड करना है, जोड़ने के बाद ये संख्या आती है 22,716.6 किलोमीटर। तो ये हमारी टोटल इंडिया की लंबाई बताई गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो और जो महत्वपूर्ण चीजें बनती है यहाँ अगर हम कहें तो ये जो अंतरराष्ट्रीय ये जो हमारी ISD लाइन है, भारतीय मानक समय, ये कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से निकलती है। और इसी के साथ अगर हम कहें तो भारत को, ये तो हुई भारत की अवस्थिति की बारी की, कहाँ लोकेट है। इसके अलावा ये अवस्थिति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका से आने वाले जहाज जो जापान की तरफ जाते हैं भारत के इसी मार्ग से गुजरते हैं। इंग्लैंड से केप गुड या फिर स्वेज नहर से जो मार्ग से जो निकलते हैं वो भारत के इसी से निकलते हैं, तो इसलिए इसको व्यापारिक फायदा भी मिलता है। तो भारत की अवस्थिति अपने आप में महत्वपूर्ण स्थिति है। इसी के साथ हम हमारी ये क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम आगे वाले बिंदु पढ़ेंगे, इसकी भौतिक स्वरूप और अन्य पहलुओं पर। थैंक यू।